आज वुकला कन्वेंशन था एक लाहौर में और उसका एलामिया काफ़ी सख्त अल्फाज का उन्होंने चुनाव किया। उन्होंने कहा कि वुकला मौजूदा आइन, अदलिया की आज़ादी और सूबाई खुद मुख्तारी के साथ खड़े हैं। मौजूदा हुकूमत ने अदालती ढांचे और निज़ाम को तबाह करने के लिए नाम नहाद, ये जो लफ्ज़ उन्होंने जुमला इस्तेमाल किया, नाम नहाद तरमीमी पैकेज मुतारिफ़ करवाने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की हकीकी वफाकी आइनी अदालत है। आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट के मुतवाज़ी कोई अदालत नहीं बनाई जा सकती। आइन के बुनियादी ढांचे की खिलाफ वर्जी करते हुए पार्लियामेंट से कोई आइनी तरमीम मंजूर नहीं की जा सकती। वुकला आइन और आइनी निज़ाम को कमज़ोर करने की तमाम तर कोशिशों के खिलाफ मुज़ाहमत करेंगे। और इस तरह की एक लंबी फहरिस्त है। बुनियादी तौर पर वो चीफ़ जस्टिस मंसूर अली शाह को 26 अक्टूबर को चीफ़ जस्टिस बनता हुआ देखना चाहते हैं और उसका नोटिफिकेशन भी फौरी उसका मुतालबा कर रहे हैं। ये इसके 10-12 नुकात हैं इनके एलामिया के अंदर। लेकिन इसके साथ एक दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज, और वो है स्पीकर साहब ने एक इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा है। मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से तफसीली फ़ैसला आना बाकी है। इलेक्शन कमीशन ने एक वजाहत मांगी थी और उसकी वजाहत के जवाब में 8 वो जजेस जिन्होंने तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला दिया था, इन चैम्बर उसके हवाले से रिव्यू किया और एक 4 सफ़ात पर मुश्तमिल वजाहती नोट जारी करते हुए दोबारा से डायरेक्शन जारी कर दी कि ये मामला क्लोज़ है, ये सीटें सारी PTI की हैं, आप इसके ऊपर नोटिफिकेशन जारी करिए। लेकिन स्पीकर साहब ने आज इलेक्शन कमीशन को एक ख़त लिखा है। वो कहते हैं कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता। बुनियादी तौर पर ये लाइन, जो पहली लाइन है, ये लाइन दुरुस्त नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जो फ़ैसला है उसे आप किसी आइनी तरमीम के ज़रिए तो बदल सकते हैं, किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए उसको अंडू नहीं कर सकते। और सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शंस हैं बड़ी क्लियर कट हैं, वाज़े हैं, उसमें इबहम नहीं है। तो स्पीकर साहब का जो ये ख़त है एक ऐसे तनाव की तरफ इशारा कर रहा है कि 3 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज़ हैं या 3 पिलर्स ऑफ द स्टेट हैं, वो हमें इस मामले में लड़ते हुए नज़र आएंगे। एक तरफ पार्लियामान, एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो होल्ड बैक कर रहा है उस नोटिफिकेशन को, डिस्पाइट द फैक्ट कि सुप्रीम कोर्ट का पहले हुक्म आया, फिर वजाहती हुक्मनामा आ गया, अब तफसीली फ़ैसला आना बाकी है। लेकिन वो इसके ऊपर इजलास कर रहे हैं, लेकिन वो 41 मेंबर्स का नोटिफिकेशन नहीं कर रहे। 41 मेंबर्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि उनकी हैसियत इंडिपेंडेंट की है, वो किसी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, PTI के हैं या सुन्नी तहरीक के हैं। अगर वो इंडिपेंडेंट कंसिडर करें तो जो मुजवज़ा आइनी पैकेज है उसके अंदर उनका वोट डलवा कर काउंट करना आसान है। अदरवाइज़ सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में वो वोट अगर डल भी जाए तो काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो 63 का एक मुतनाज़ा सा फ़ैसला जस्टिस बुंदियाल साहब करके गए हुए हैं। वो फ़ैसला फील्ड में है अभी तक, जब तक उसको रिव्यू करके रिपील करके ख़त्म ना कर दिया जाए, उसकी रोशनी में किसी पार्टी का मेंबर अगर पार्टी लाइन की खिलाफ वर्जी करते हुए वोट करता है इस आइनी पैकेज के लिए तो वो काउंट नहीं किया जाएगा। तो अगर ये सूरत हाल हो तो फिर हुकूमत के पास तादाद पूरी करने के लिए कोई मैजिकल वांड नहीं, कुछ भी करना चाहें, कोई जादुई छड़ी लहराएं वो हवा के अंदर, लेकिन फिर भी 211 को 8 अगर JUI सपोर्ट कर दे, ये बिग गिफ है। अगर कर भी दे तो 219 पर पहुंचते हैं, 224 कौमी असम्बली में हम नहीं पूरे होते। और इसी तरीके से सेनेट से 55 से 60 JUI की मदद से हो सकते हैं, 64 फिर भी नहीं होते। तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है। स्पीकर साहब कहते हैं कि इलेक्शन एक्ट 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंजूर हुआ। पार्लियामेंट का मंजूर करदा एक्ट सदर के दस्तखत के बाद नाफजुल अमल हो चुका है। आज़ाद अरकान किसी जमात का हिस्सा बन गए, इनकी वाबस्तगी तब्दील नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब काबिल अमल नहीं है। अब ये काबिल अमल नहीं है, ये एक ख़त के ज़रिए नहीं तय हो सकता, क्योंकि उसके ऊपर जो मुरवजा असूल व ज़ाबित है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो आ चुका है वो लागू होगा जब तक उसको किसी आइनी तरमीम के ज़रिए आप बदल ना दें, और आइनी तरमीम अभी हुकूमत लाने की पोजीशन में नहीं है। पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी कायम रखते हुए मखसूस नशिस्तें अलाट की जाएँ। इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट के बनाए कानून पर अमल कराए, जमहूरियत और पार्लियामान की बालादस्ती के असूल पर अमल करें। इलेक्शन कमीशन का आइनी फ़र्ज़ है कि वो पार्लियामेंट के कानून का एहतराम करे। पार्लियामेंट की इलेक्शन एक्ट में तरमीम लागू हो चुकी हैं। आज हमारे साथ जो शुरा हैं बैरिस्टर दानियाल, वी होप कि हमें PMLN से शॉर्टली ज्वाइन कर लेंगे। सेनेटर रौन अब्बास बब्बी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, सलाउद्दीन अहमद साहब मारूफ मारे कानून हमारे साथ हैं, शर्जील मेमन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, सबको खुशामदीद कहते हैं। सलाउद्दीन अहमद साहब से स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम का। सलाउद्दीन अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाउद्दीन साहब, ये जो वकला का एलामिया तो आ गया, लेकिन मैं पहले आप ही से जानना चाहूँगा, जिस तरीके से कोशिश की गई और जो तरमीम तजवीज़ की गई, आपका आर्टिकल मेरी नज़र से गुजरा, आपने भी उसका काफ़ी क्रिटिकल एनालिसिस लिया। क्या उसके अंदर फ्लॉज क्या थे, क्या कमियाँ थी, खामियाँ क्या थी और क्या मुस्बत पॉइंट है? एक तजज़िया आप दे सकते हैं इसके ऊपर हम? जी देखें, एक तो सबसे पहले जो फ्लॉ था, जो तरीक़ेकार अपनाया गया कि आप एक जो आइन होता है वो एक आपका एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है पूरी कौम का,
अपना हर शख्स पे ये लागू है कि वो उसका एहतराम करे, उसको फॉलो करे। आप जब आइनी तरमीम करने जाते हैं तो ये जो तरीक़ेकार है, ये डिक्टेटर्स तो करते आए हैं कि रातों रात एक आइन को ही तब्दील करने की कोशिश करें, मगर किसी भी जमहूरी निज़ाम में आप जब आइनी तरमीम करने जा रहे होते हैं तो आप उस पर 100 बार सोचते हैं। हर जगह से, हर तमाम स्टेक होल्डर्स से मशावरत होती है, वो ड्राफ्ट जो होता है सर्कुलेट होता है और लोगों से प्रपोजल्स मंगवाई जाती हैं। और ये बात नहीं है कि इन जमातों को इस चीज़ का इल्म नहीं था। 18वीं तरमीम में आपको याद है अपना, बेशक पार्लियामेंट्री डिबेट्स शायद उस लेंथ की नहीं हुई थी, मगर हर जमात का नुमाइंदा था, हर बार एसोसिएशन से पूछा गया, से प्रपोजल्स इनवाइट किए गए, अपना उन तमाम चीज़ों को थ्रेड बेड डिस्कस करके फिर आगे बढ़ा गया। यहाँ तो पार्लियामेंटेरियन जिनको बुलाया गया था उनको खुद इल्म नहीं था कि हम किस चीज़ पे हाँ या ना करने जा रहे हैं। तो ये अव्वल तो तरीक़ेकार से इशू था, मगर अगर आप तरीक़ेकार से आगे बढ़ भी जाएं तो जो उसमें उन्होंने जो चीज़ें की थी, कुछ पार्टीज़ ने उसको बाद आके उन्होंने ये भी किया, कहा कि हमसे कहा गया था कि एक करके अगर ले लें सलाउद्दीन अहमद साहब, एक करके ले लें। अगर आइनी अदालत का जो तस्वुर दिया गया है इस आइनी पैकेज के अंदर, वकला ने आज उसको काफ़ी स्ट्रांगली रिजेक्ट किया। आइनी अदालत बननी चाहिए, वफाकी आइनी अदालत जो सुप्रीम कोर्ट से बाला हो और सुप्रीम कोर्ट की पावर्स उस आइनी अदालत को दे दी जाएँ, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स वो सुने और वो काफ़ी हावी हो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट बज़ाहिर लगता है कि उसकी सबऑर्डिनेट हो जाएगी। आपका तजिया क्या कहता है इस खास पर्टिकुलर तरमीम के हवाले से? जी, एक तो चीज़ है कि उस आइनी अदालत में बैठेगा कौन। जो इन्होंने तरीक़ेकार दिया था कि आइनी अदालत का पहला चीफ जस्टिस वो होगा जिसको प्राइम मिनिस्टर नामज़द करेगा, उसके बाद जो बाकी जज साहिबान होंगे वो सदर पाकिस्तान अपॉइंट करेंगे चीफ जस्टिस, उसी नए चीफ जस्टिस की मशावरत के साथ। तो मकसद यही नज़र आता है कि जो नई ये आइनी अदालत बनाई जा रही थी उसको किसी तरीके से हुकूमत और रूलिंग पार्टीज़ के ताबे रखा जाए ताकि अहम आइनी मामलात जो हैं वो उस तरीके से कंट्रोल कर सके। मगर ये भी अगर फिर बिलफर्ज अगर आप तसव्वुर कर लें कि एक अच्छा तरीक़ेकार बनाया जाए जिसमें आइनी अदालत के जजेस की तकर्री जो है वो बिल्कुल फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से की जाए, इवन देन जो ये आइनी अदालत का बुनियादी आइडिया है ये पाकिस्तानी कॉमन लॉ कॉन्टेक्स्ट में ये बिल्कुल अनवर्केबल है। मिसाल दी जाती है रशिया, टर्की, जर्मनी, फ्रांस, इन ऐसे दीगर ममालिक की। वो बुनियादी तौर पे जो डिफरेंस है उनके कानूनी निज़ाम में और हमारे कानूनी निज़ाम में वो ये है कि वहाँ उन तमाम मुल्कों में चलती है जिसको कहते हैं सिविल लॉ सिस्टम। पाकिस्तान, इंडिया, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये जो दीगर ममालिक हैं वहाँ चलता है कॉमन लॉ सिस्टम। कॉमन लॉ सिस्टम में एक यूनिफाइड कोर्ट स्ट्रक्चर होता है। बेशक कोर्ट्स के अंदर बेंचेस आप स्पेशलाइज्ड बेंचेस रखते हैं, मगर ओवरऑल जो कोर्ट सिस्टम होता है वो यूनिफाइड होता है। अगर सलाउद्दीन साहब ऐसी वफाकी आईनी अदालत बना दी जाए तो जो सुप्रीम कोर्ट मौजूदा है हमारी, उसकी क्या पोजीशन होगी? जी, मैं वही वाज़ेह कर रहा था। सिविल लॉ सिस्टम में होता ये है कि आम मुकदमात जो होते हैं वो एक स्ट्रीम में चलते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वाले होते हैं जिसे हम रिट पिटिशंस कहते हैं वो एक दूसरी स्ट्रीम में चलते हैं, और तीसरी जो आइनी अदालतें होती हैं जो ये देखती हैं कि कोई कानून आइन के ख़िलाफ़ है या नहीं है, वो एक तीसरी स्ट्रीम चलती हैं। वो टॉप टू बॉटम जो हैं वो 3 सेपरेट स्ट्रीम्स चलती हैं। यहाँ इन्होंने ये किया है कि वैसे तो नीचे आपका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक एक यूनिफाइड स्ट्रीम होगी,
उसके बाद जब वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो उसकी दो अलग अलग शाखें निकल जाएंगी। ये एक अदालत जो है वो ऑर्डिनरी केसेस कर रही होगी, दूसरी अदालत जो है वो आईनी नुकात पे फैसला कर रही होगी। अब जो नीचे से मुकदमा आया है, एक ही मुकदमे में दो इश्यूज हैं, एक आईनी नुक्ता है, एक ऑर्डिनरी लॉ का नुक्ता है, तो उसको आप चीरेंगे या आप वो सारे के सारे मुकदमात जो हैं वो आप नई आईनी अदालत में लेके जाएंगे। अगर आपने वो सारे के सारे मुकदमात आप नई अदालत में लेके जाएं, जो तजवीज़ यही थी कि कोई भी आर्टिकल 199 का केस जो है वो इस नई आईनी अदालत में जाएगा। आर्टिकल 199 हमारी जो जिसे हम रिट जुरिस्डिक्शन कहते हैं, तो फिर उसमें तो किराएदार और मालिक मकान के भी झगड़े 199 में फाइल होते हैं कि रेंट कंट्रोलर ने गलत फैसला किया। टैक्स के सारे मसले 199 में फाइल होते हैं, वो भी सारे फिर आईनी अदालत में जाएंगे। कोई आपका सीडीए से झगड़ा है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से झगड़ा है, स्टेट बैंक से, एसईसीपी वगैरह, ये सारे जो मुकदमात हैं वो भी सारे आईनी अदालत में जाएंगे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास कोई 15 या 20% केसेस रह जाएंगे, बाकी सारे आपने आईनी अदालत में फेंक दिए। अब जब आपने वो सारे आईनी अदालत में आप ले जाएंगे तो फिर उस आईनी अदालत की परफॉर्मेंस और मौजूदा सुप्रीम कोर्ट की परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क रहेगा? जो अगर एक्चुअल जुडिशल रिफॉर्म्स करने